स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे कि बीएड तृतीय सेमेस्टर में क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल कैसे बनाई जाती है। क्योंकि इस फाइल की आवश्यकता कहीं कहीं पड़ जाती है, कहीं कहीं कॉलेजों में नहीं बनवाया जाता है, इसलिए इसको लेकर के आप भ्रमित न होइएगा। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल बनाने के लिए कही जाती है तो आपको किस तरह बनाना है वह मैं आपको तरीका आज बता देता हूँ। क्योंकि हम बीएड तृतीय सेमेस्टर में शिक्षा से संबंधित सारा कार्य करते हैं, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान आपने बीएड द्वितीय सेमेस्टर में अगर पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद किसी एक समस्या का चुनाव करके उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे हम फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखा हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। ठीक है, इसके बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ जब लिख लेंगे तो उसके बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं लिखेंगे जो कि हमारे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दी गई होंगी। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अनुसंधान की इस विधि का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने किया था। ठीक है, उसके बाद कठोर मौलिक अनुसंधान द्वारा अभ्यासकर्ता जैसे कि शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि को अपने कार्य को सही ढंग से संपादित करने में मदद नहीं मिल पाती है, ऐसे में क्रियात्मक अनुसंधान उनके सहयोगी के रूप में सम्मुख आता है। तो सबसे पहले हम अर्थ लिखेंगे और अर्थ लिखने के बाद हम आएंगे अगले पेज पे, पेज नंबर 2, जिसमें हम लिखे रहेंगे परिभाषा। तो परिभाषा एक मौलिक के अनुसार है, दूसरी परिभाषा है स्टीफन एम कोरे के अनुसार, तीसरी परिभाषा गुड के अनुसार और आखिरी परिभाषा प्रोफेसर एस के मंगल के अनुसार। ठीक है, इसके बाद एक और परिभाषा हम लिख लेते हैं लुइस कोहन तथा लॉरेंस मैनियन के शब्दों में। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप एवं उस हस्तक्षेप के प्रभावों का नजदीक से अध्ययन करता है। तो इस तरह साथियों आपको क्या करना है, परिभाषा लिख लेना है। ठीक है, अब परिभाषा लिखने के बाद अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, अब यह दूसरे पेज पे हमने परिभाषा लिख ली है। परिभाषा लिखने के बाद हम अगले पेज पे क्या करेंगे, देखिएगा अगले पेज पे हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। इसके बाद हम विशेषताएं लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, क्रियात्मक अनुसंधान का स्वरूप कम औपचारिक तथा अधिक लचीला होता है। दूसरा, उसी तरह तीसरा है, फिर चौथा है क्रियात्मक शोध का संदर्भ गतिशील होता है। फिर पांचवी विशेषता है। ठीक है, इस तरह फिर उसके बाद छठी विशेषता है और फिर नीचे सातवीं विशेषता लिखी हुई है। क्रियात्मक अनुसंधान की मूल प्रवृत्ति स्व मूल्यांकन है, जिसमें अभ्यासकर्ता स्वयं के कार्यों का, योजनाओं व निर्णयों का मूल्यांकन करता है। इस तरह हम क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, उसके बाद हम उसकी विशेषता को लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, आपको मैं मैटर बता देता हूं कि आपको लिखना क्या है। उसके बाद ये चीज आप अपने बीएड द्वितीय सेमेस्टर की क्रियात्मक अनुसंधान की बुक से भी आप लिख सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कक्षा कक्ष एवं विद्यालय क्रियाकलापों में निरंतर सुधार लाना है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सदैव आपके त्वरित समाधान के लिए प्रस्तुत होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उद्देश्य हो कक्षा कक्ष एवं विद्यालय क्रियाकलापों में निरंतर सुधारात्मक कार्य के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता व अभ्यासकर्ता प्रायः एक एवं समान व्यक्ति होता है, यानी एक ही व्यक्ति होता है जो कि शोध भी करता है और वही क्या आता है, वही अपने अपेक्षित व्यवहार में सुधार लाता है अभ्यास के द्वारा। उसके बाद हम विशेषता के बाद हम लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि यहाँ पे हम 7 उद्देश्य यहाँ फिलहाल में लिखे हुए हैं, जिनमें कि पहला है विद्यालयों में प्रचलित परंपरागत प्रथाओं में सुधार लाना। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां इसके उद्देश्य हमने लिखा हुआ, 7 उद्देश्य इस पेज में लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अर्थ, परिभाषा, ठीक है, अर्थ परिभाषा के बाद इसकी क्या लिखना था, आपको इसकी विशेषताएं लिखना था। विशेषताएं लिखने के बाद
आपको क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य जब आप लिख लेंगे तो फिर क्रियात्मक अनुसंधान के आप प्रकार लिखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधान का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। पहला, लक्ष्य के आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरा है समस्या के स्वरूप के आधार पर। ठीक है, चीन काक व हार्डिंग ने 4 भागों में समस्या के स्वरूप के आधार पर इसे बांटा है। पहला अनुभविक, दूसरा नैदानिक, ठीक है, तीसरा प्रयोगात्मक। ठीक, इन्हीं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। लिखने के बाद हम फिर आगे लिखेंगे विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पर। तो विशेषज्ञ की भूमिका के आधार पर यह जो है यह 3 प्रकार का है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यह मैंने पहले बताया कि आपने क्रियात्मक अनुसंधान बीएड द्वितीय सेमेस्टर की बुक का सहायता लेकर के आप इससे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य चीज यह होती है कि किसी एक समस्या का चयन करके उस पर क्रियात्मक अनुसंधान कैसे लिखना है, यह मुख्य चीज होती है, जिसको कि मैं अभी आगे आपको अब बताऊंगा। फिर आपको क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ लिख लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने लाभ लिखा हुआ कि सरल व सहज होता है, तात्कालिक समस्या का समाधान करता है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके बाद कुछ और भी इसके हम लाभ लिख लेंगे, जैसे घटना स्थल पर ही अध्ययन हम तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यह इसमें लचीलापन होता है। फिर ये जो हम लाभ लिख लेंगे, ठीक है, या ऐसे हम गुण भी कर सकते हैं। जब हम गुण लिख लेंगे तो उसके बाद हम कुछ इसके दोष लिखेंगे, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस देख देते हैं। इसकी सीमाएं हैं, पहला सामान्यीकरण का अभाव, दूसरा है वैज्ञानिक कठोरता का अभाव। ठीक है, तो इस तरह क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ क्या होती हैं, सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, और भी 1-2 हम सीमा को लिख लेते हैं जो इसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे अगला है सीमित उपयोग, यानी इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। प्राप्त निष्कर्षों की अनुप्रयोक्ति इसमें होती है। ठीक है, अब आता है कि परंपरागत व क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। तो परंपरागत व क्रियात्मक अनुसंधान में जो अंतर है उसको हम अब आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में लिखना समाप्त करेंगे और किसी एक समस्या को लेकर के हम क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य शुरू करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रियात्मक और परंपरागत अनुसंधान में अंतर देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है परंपरागत एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। तो आधार क्या है, पहला उद्देश्य के आधार पर, तो इसमें नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का खोज व प्रतिपादन किया जाता है परंपरागत अनुसंधान में, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता है। इस तरह समस्या की प्रकृति के आधार पर, शोध अभिकल्प के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, अनुसंधानकर्ता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समयावधि के आधार पर। जैसे कि ये जो हमारा परंपरागत अनुसंधान है, इसमें आपका जो समय होता है वह क्या होता है, समय बिल्कुल ही कम लगता है, क्योंकि परंपरागत में समय आपका ज़्यादा लगता है, जबकि आपके क्रियात्मक अनुसंधान में समय बहुत ही कम लगता है। उसी तरह आगे है श्रम के आधार पर। तो श्रम के आधार पर सभी देख सकते हैं कि लिखा है अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि अपेक्षाकृत कम श्रम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मूल्यांकन की। तो परिणामों के आधार पर बाह्य विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं, जबकि इसमें अभ्यासकर्ता स्वयं मूल्यांकन करता है और समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यह परंपरागत अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के हम बीच अंतर करेंगे इन बिंदुओं को आधार मानते हुए। ठीक है, अब इनको आधार मान के जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम आगे किसी एक समस्या को लेकर के उसके हल के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, अब है क्रियात्मक अनुसंधान। हमारी समस्या क्या है, समस्या को देखिए। सबसे पहले समस्या का चुनाव, सबसे पहले एक हम समस्या लेंगे, उसका क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी समस्या को लीजिए, कोई और भी समस्या ले सकते हैं। जैसे कक्षा में छात्रों द्वारा पढ़ाई न करना, या बीच में क्लास छोड़ के भाग जाना, या फिर कक्षा में छात्रों द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर करना, कई सारी समस्या आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ली हुई है कि जैसे कि आप इतिहास के छात्र हैं तो इतिहास से रिलेटेड बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इतिहास के कालांश में छात्रों का विद्यालय से भाग जाना, तो हम सबसे पहले समस्या का चुनाव करते हैं, उसके बाद समस्या का सीमांकन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा समस्या का सीमांकन में किया, एक विद्यालय का नाम लिखा है अपने जिले में कि खंडवाड़ी इंटर कॉलेज चहनिया चंदौली के कक्षा 10 के छात्रों का इतिहास के कालांश में विद्यालय से भाग जाने के कारणों का अध्ययन करना
तथा उनमें सुधार करना। यहाँ पे आप जिस विद्यालय में टीचिंग किए हैं वहाँ के बारे में भी आप वहाँ पर नाम लिख सकते हैं कि इस महाविद्यालय में, इस कॉलेज में या इस इंटर कॉलेज में, इस विद्यालय में कक्षा इतने के छात्रों का इतिहास के कालांक से विद्यालय से भाग जाने के कारणों का अध्ययन करा तथा उनमें सुधार करना। लिखने के बाद आप संभावित कारण लिखेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के तरीके का रुचिकर न होना, यानी अध्यापक जो है वह सही ढंग से रुचि लेकर के नहीं पढ़ा पा रहा है। दूसरा है शिक्षक की इतिहास को पढ़ाने में उदासीनता। तीसरा है शिक्षक का रोचक तथा बीच बीच में मनोरंजन न करना। और चौथा कारण हो सकता है कि विद्यालय से भाग जाने पर छात्रों को दंडित न करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या का चुनाव करेंगे, फिर समस्या का सीमांकन करेंगे, इसके बाद संभावित कारण को लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण हम इसी संभावित कारक से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि शिक्षक द्वारा विद्यालय में इतिहास को रोचक बनाने व नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करके छात्रों को भागने से रोका जा सकता है। यानी कौन सी क्रिया करके हम छात्रों को रोक सकते हैं, यह क्रियात्मक परिकल्पना में हम लिखते हैं। ठीक है, तो दो क्रियात्मक परिकल्पना यहाँ लिखे हैं और तीसरी क्रियात्मक परिकल्पना जो है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। क्रियात्मक परिकल्पना जब हम कर लेंगे तो हम क्रियात्मक अभिकल्प करेंगे। क्रियात्मक अभिकल्प में हम करेंगे क्या, देखिए इसमें हम क्रियाएं लिखेंगे, विधि लिखेंगे और किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसे लिखेंगे और यह अवधि कितने दिनों के लिए रहेगी इसका हम वर्णन करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना में छात्रों का इतिहास के कालांश में भागने की समस्या की जांच करने पर छात्रों के भागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। छात्रों का परीक्षण करने के लिए तैयार क्रियात्मक अभिकल्प निम्नवत है। हम इसमें क्रिया लिखेंगे, क्रिया लिखे के बाद उसकी विधि लिखेंगे और सामग्री लिखेंगे और यह कितने अवधि के लिए इसका वर्णन करेंगे। उसी तरह फिर क्रिया लिखेंगे, विधि लिखेंगे, सामग्री और अवधि का वर्णन करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 4 क्रम में क्रियाएं लिखी हुई हैं और विधि लिखा हुआ है और सामग्री का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, फिर यह कितने अवधि के लिए हम यह क्रिया कर रहे हैं उसका भी हमने वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। अब जब हम यहाँ पे 5वां स्टेप क्रियात्मक अभिकल्प पूरा कर लेंगे तो क्रियात्मक अभिकल्प के बाद आखिरी स्टेप हमारा आता है परिणाम और निष्कर्ष। तो देखिए परिणाम क्या निकल के आया कि परिकल्पना में वर्णित सुझावों से छात्रों में वाद विवाद प्रतियोगिता संतोषजनक न करने की प्रवृत्ति में कमी आई है, अतः परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। यह इसका परिणाम आता है। और निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि के लिए शिक्षक पद्धतों को संकलित करेगा, इन सभी में अनुमान सूची परीक्षण विधि का प्रयोग करेगा। ठीक है, इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है। और इसी तरह आपके क्रियात्मक अनुसंधान की जो फाइल होती है यह तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह किसी अन्य समस्या पे भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप समस्या का चुनाव करेंगे, उसके बाद सीमांकन करेंगे। सीमांकन करने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है संभावित कारक, संभावित कारण लिखेंगे। संभावित कारण लिखने के बाद क्रियात्मक परिकल्पना लिखेंगे और क्रियात्मक परिकल्पना लिखने के बाद क्रियात्मक अभिकल्प लिखेंगे और अभिकल्प लिखने के बाद सबसे अंत में परिणाम और निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, इस तरह अपनी फाइल बना लेके कोई समस्या होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।